गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सतीश अडिगा को, बिपिन सिंह को, उमेश चौहान को या फिर सूरज जैन को? करेक्ट आंसर इज ए, सतीश अडिगा को सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से। और डॉक्टर सतीश अडिगा जो कि मणिपाल अकादमी के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इनको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अडिगा की बात करें तो ये क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ ये KMC के प्रजनन कार्यक्रम के भी प्रमुख हैं। इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्होंने जो एक उल्लेखनीय कार्य किया है, इनका जो योगदान रहा है किस क्षेत्र में? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया कहते हैं, और बहुत से लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के भी नाम से जानते हैं। जो टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर निषेचन की जो कृत्रिम प्रक्रिया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में जो अडिगा ने जो कार्य किया, जो योगदान दिया, इस कारण से इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो हैं, ठीक है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी की अगर बात करें तो ये देश के पहले IVF शिशु निर्माता है। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जो शिशु का निर्माण किया डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने किया था, और इन्हीं के नाम से इस सम्मान का नाम रखा गया है। और अभी हाल फिलहाल डॉक्टर अडिगा को जो है इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य में लोसांग, जिसे हम नामसूंग महोत्सव के नाम से जानते हैं, तो लोसांग का आयोजन किया जाता है? मिजोरम में, लद्दाख में, सिक्किम में, नागालैंड में? करेक्ट आंसर इज सी है, सिक्किम में किया जाता है लोसांग महोत्सव का आयोजन। और ये जो आयोजन किया जाता है लोसांग महोत्सव का आयोजन, ये प्रति वर्ष किया जाता है, यानी कि हर वर्ष किया जाता है, सिक्किम में किया जाता है। और ये किस कैलेंडर के हिसाब से? जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर है, उस तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। और ये प्रतीक होता है किस चीज़ का? फसल के मौसम की शुरुआत का। तो जब फसल के मौसम की शुरुआत होती है सिक्किम में, तो वहाँ पे लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। और ये तिब्बती जो कैलेंडर है, चंद्र कैलेंडर, उसके 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार का जो है, ये त्यौहार जो है, ये किसका प्रमुख त्यौहार है? वहाँ की जो भूतिया जनजाति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूतिया जनजाति जो है सिक्किम में भी है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और ये जनजाति जो सिक्किम में है, जो सिक्किम में रहने वाली भूटिया जनजाति है, उसे हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है देनजोंगिया। ठीक है, देनजोंगिया नाम से हम इसे जानते हैं, भूटिया जनजाति को। और देनजोंगिया जो कि एक अर्थ है, एक तरीके से तिब्बती शब्द है, तिब्बती नाम है सिक्किम का, और इसका अर्थ क्या होता है? निवासी। ठीक है, दोनजेंग, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका देनजोंगिया है, भूटिया। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए लोंग उत्सव की अगर बात करें तो ये लोंग उत्सव को लेपुचो जनजातियों के भी द्वारा मनाया जाता है, लेकिन किस रूप में? नामसूंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और यह त्यौहार देखा जाए नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। और सिक्किम में अगर हम बात करें अन्य जो त्यौहार मनाए जाते हैं सिक्किम में, जिसमें पांग लाहपसोल है, सोनम लाहौदार है महोत्सव, या फिर सागा दावा, ये सब जो है एक तरीके से सिक्किम में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। आपको बिल्कुल ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, जैसे सिक्किम में है, इन सब क्षेत्रों में जो जनजातियाँ होती हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कितनी जनजातियाँ हैं, अगर वो चर्चा में रहती हैं तो आपसे पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर जनजाति है, किस क्षेत्र में है, कहाँ, किस राज्य से। और त्यौहार जो मनाए जाते हैं, वो अभी रिसेंटली जितने त्यौहार मनाए गए, ये सब आप ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। ठीक है, चर्चा में बने रहते हैं, मैच द फॉलोइंग करके भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, सिक्किम जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? गंगटोक है। और यहाँ के जो CM हैं वो उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के CM है। और राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, और यहाँ पे अन्य जनजातियों की बात करें तो लाचुंगपस जो है यहाँ की जनजाति है। यहाँ पे लेप्चा जनजाति भी होती है, ठीक है, जिसे हम रोंग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी जनजातियाँ हैं। और दोस्तों एक आपसे बात कहनी थी, एक कुछ लोगों को समस्या है मेरे प्रोनाउंसिएशन से लेकर के, लाइन श और श और स को लेकर के। देखिए बच्चे, ये ना क्षेत्रीय समस्याएं होती, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, थोड़ा वहाँ पे इसी तरीके से बचपन से लोगों ने बोला है, तो वो थोड़ा सा क्षेत्र का प्रभाव रहता है। तो संगीता जी शायद आप इरिटेट हो रही थी, तो देखिए मैडम आपको इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे है, बहुत से लोग करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है मटेरियल ऑप्शंस, तो आप
बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी आप प्रेफर करिए उनसे पढ़ने का, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, आपको करंट अफेयर्स पढ़ाना, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ना कि आपको इरिटेट करना। तो मैडम आप इरिटेट नहीं हुई है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, और भी जिन लोगों को इस बात से समस्या है या तो वो कॉपरेट कर सकते हैं या फिर अन्य जो उनके पास विकल्प हैं वो उनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो समस्या बनी रहेगी और मुझे ये नहीं पता ये कब तक सुधरेगी या सुधरेगी भी कि नहीं, क्योंकि ये क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव सब पे रहता है, कुछ न कुछ जरूर रहता है, तो ये रहता ही रहता है। तो मैं ये नहीं जानती कि ये कब तक सुधरेगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना समय ना बर्बाद करें, इरिटेट ना हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य इरिटेट करना नहीं है आपको। आप अपने अन्य विकल्प के साथ आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं हम भी और अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट निरामय का शुभारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में किया गया है प्रोजेक्ट निरामय का शुभारंभ। और ये देखा जाए जो किसके किसके सहयोग से किया गया है, असम राज्य के द्वारा, जो असम के द्वारा इस प्रोजेक्ट को जो शुरुआत की गई है निरामय, इस प्रोजेक्ट को पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट निरामय का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? यह प्रोजेक्ट जो है असम में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करना है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य, ठीक है। इसके तहत देखा जाए यह पहल जो है पीरामल स्वास्थ्य के स्वदेशी एकीकृत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मंच, ठीक है, अमृत पर आधारित है। किस पर आधारित है? अमृत। अमृत जो कि फुल फॉर्म क्या हो गया? एकीकृत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सुलभ चिकित्सा रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये जो निरामय प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है असम के द्वारा, वो किस पर आधारित है? जो पीरामल स्वास्थ्य के स्वदेशी एकीकृत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मंच पर आधारित है, जिसका नाम है अमृत। अमृत यानी कि एकीकृत प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ चिकित्सा रिकॉर्ड। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे प्रोजेक्ट निरामय शुभारंभ किया गया? असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय द्वारा स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरू की गई है या शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है वीर गाथा परियोजना की। और यहाँ पे देखा जाए भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में वीर गाथा प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो उद्देश्य क्या है, जितने भी स्कूली जो छात्र होंगे उन छात्रों को जो है जो वहाँ के आसपास के जो वीरों की जो जीवनी है, जो बलिदान है, उनकी कहानी के जरिए उन छात्रों के जो है उनके अंदर एक भावना को मजबूत करना, कौन सी? बहादुरी की भावना को मजबूत करना, ठीक है, साथ ही साथ देश प्रेम जो है। और इसके लिए वो जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं और सरकारी प्राप्त जो मान्यता स्कूल हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको वीरता पुरस्कार द्वारा जो वीरता पुरस्कार जिन सैनिकों ने प्राप्त किया है उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इस परियोजना की जो शुरुआत की गई शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया, ठीक है, आयोजन जो किया गया था। अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा था, इसलिए इसको जो है शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए जो लॉन्च किया गया था अक्टूबर में किया गया था, 21 अक्टूबर से ये चला था, 20 नवंबर तक चला था। इससे प्रतियोगिताएं की गई थी जैसे कि निबंध लेखन। इन सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के अंदर एक तरीके से राष्ट्र प्रेम को जागृत करना, बच्चों के अंदर जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर रहे हैं, उनके बारे में बताना, ठीक है। तो ये सारा इसका मेन उद्देश्य रहा है। अगला है हमारा कि भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान निमास को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? स्पेन से, फ्रांस से, जर्मनी से या फिर पोलैंड से? करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, फ्रांस से दिखाया गया है निमास को, जो कि एक अभियान है किसके लिए? ये पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान है निमास। और इसको देखिए किसके द्वारा किया गया। पहली बात तो ये राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के द्वारा जो है ये आयोजित किया गया है भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान, जिसको हरी झंडी दिखाई गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां से? फ्रांस में, ठीक है। तो फ्रांस में दिखाया गया राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान निमास को किसके द्वारा जो आयोजित किया गया है भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल को हरी झंडी किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा है फ्रांस में। और ये जो बहुआयामी साहसिक खेल अभियान का नेतृत्व देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो जो निमास के निदेशक कर्नल सरफराज सिंह के अलावा जो है 12 अन्य लोगों के साथ इसका जो है नेतृत्व किया है। और इन 12 लोगों में देखा जाए तो सेना के जो है 8 जवान हैं
और 4 जो है अरुणाचल प्रदेश के युवा जो है इसमें शामिल हैं। इस अभियान के तहत देखा जाए जो इस अभियान के जो दल हैं वो फ्रांस के जो आल्प्स पर्वत है उन श्रृंखलाओं में 250 किलोमीटर से अधिक उन्होंने शीतकालीन ट्रैकिंग की। और इस दल ने टूर दे माउंट ब्लॉक ट्रैक की खोज की, जिसमें कि फ्रेंच, स्विस, इतालवी जो है अल्प शामिल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रैकिंग इन्होंने किया। निमांस की अगर बात करें फ्रेंड तो ये संस्था है और कहाँ स्थित है, ये जो है ये एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्था है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कोमांग जिले में स्थित है, कोमेंग जिले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन जो है ये कार्य करती, ठीक है। तो निमांस इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसी के द्वारा आयोजित किया गया था और ये पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान था जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में जो है हरी झंडी दिखाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया गया? हल्दिया, भोपाल, कोलकाता, खड़गपुर। करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया। इस परिसर के निर्माण में देखा जाए 530 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस लागत को केंद्र और राज्य ने मिलकर के जो है वहन किया है, जिसमें केंद्र ने देखा जाए तो 400 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया और जो शेष यानी कि 130 करोड़ रुपए जो थे उसको राज्य के द्वारा खर्च किया गया, ठीक है। ये जो परिसर बना है कैंसर से संबंधित जो है उसमें 460 जो है बिस्तर है और ये अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाओं से ये परिसर लैस है, ठीक है, चित्तरंजन दास, जिसमें देखा जाए कैंसर के निदान से संबंधित, कैंसर के उपचार से संबंधित, देखभाल से लेकर के जितने स्टेज हैं, ठीक है, कैंसर से संबंधित उन सब के निर्धारण जैसी सुविधाओं को उपलब्ध किया गया है, ठीक है। तो चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का जो दूसरे परिसर का उद्घाटन कोलकाता में किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस उत्पाद के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिशा निर्देश जारी किया गया है? बेकार टायर, इस्तेमाल किया लोहा, इस्तेमाल किया तेल, इस्तेमाल किया कांच। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, बेकार टायर के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से आपको समझ में आ रहा है जिसने प्रोड्यूस किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड करना यानी कि बढ़ा देना, जिसने जो टायर को प्रोड्यूस कर रहा है, जो बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी को बढ़ाना, यही है दिशा निर्देश जारी किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो अब हम समझ जाएंगे क्या है इसका तात्पर्य। तो व्याख्या पे अगर आए तो देखा जाए जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने जो बेकार टायरों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की है, ठीक है। इसकी अगर ये जो है ये नियम जो है अंतिम रूप जो दिया जाता है अगर इसे, तो ये मौजूदा जो है इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगा, जो नया वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है ना 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। इसके तहत देखिए भारत में अगर देखा जाए हर साल लगभग जो बेकार टायर होते हैं वो 2,75,000 लगभग जो होते हैं उनको फेंक दिया जाता है और उनके निस्तारण की जो है किसी भी तरह की तकनीकी जो भारत जो है एक तरीके से भारत जो है उनके निस्तारण की कोई योजना नहीं बना पाता है। तो देश के पास इस तरह के इसके लिए कोई भी व्यापक योजना नहीं है कि जो टायर फेंक दिया जाता है उसके निस्तारण कैसे किया जाए, और ये तरीके से जो है ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनते हैं। लेकिन ये जो एक्सटेंडेड जो आपका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आए हैं, इसके तहत क्या होगा कि ये एक तरीके से पर्यावरणीय दृष्टि से जो बेकार टायर हैं उन टायरों को सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना अब किसकी जिम्मेदारी होगी? टायर के निर्माता की जिम्मेदारी। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा था, टायर के निर्माता की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि भाई तुम अगर इसको प्रोड्यूस करोगे तो तुम ही इसका निस्तारण भी करोगे जब ये खराब हो जाएगा। तो इसको क्या है, जो बेकार टायरों को सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी होगी? टायर के निर्माता की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आगे है कि मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन निम्नलिखित में से कहां से गुजरती है? पूर्वी त्रिपुरा, दक्षिण असम, पश्चिमी पूर्वी मेघालय, पूर्वी नागालैंड। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है,
दक्षिण असम से ये जो है जनशताब्दी एक्सप्रेसवे गुजरेगी त्रिपुरा और जो है मणिपुर को जोड़ने वाले राज्यों की। ये हमारे 7 सिस्टर्स हैं जो हमारे, जिनकी हम बात करें, देखिए लगातार हमने असम पढ़ा, हमने सिक्किम पढ़ा, सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आते हैं, तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट आप लोग अच्छे से एकदम ध्यान कर लो, सारी मैपिंग कर लो, एग्जाम में जरूर प्रश्न आएगा। तो ये देखा जाए, चलिए आइए हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इनको जोड़ने वाली जो पहले जो एक्सप्रेस ट्रेन चली जिसका नाम जनशताब्दी है, उसको हरी झंडी दिखाया गया किसके द्वारा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दिखाया गया। जनशताब्दी जो है त्रिसप्ताही है, यानी कि सप्ताह में 3 बार, और ये जो सेवा है ये मणिपुर से त्रिपुरा के लिए दक्षिण असम के सिलचर में अरुणाचल के माध्यम से जिरीबाम, मणिपुर और अगरतला के अलावा सिलचर, बदरपुर, न्यू करीमगंज सभी असम में, धर्मनगर और अम्बासर यानी त्रिपुरा जैसे कुछ महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। ये सेवा देखा जाए तीनों राज्यों, कौन कौन से हमें दिख रहे हैं तीनों राज्यों, जो कि मणिपुर, त्रिपुरा और आपका असम, ठीक है। इन तीनों राज्यों में जब ये सेवा स्टार्ट हो जाएगी तो इससे क्या होगा? व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इसके परिवहन क्षेत्र में गति आएगी। तो एक तरीके से बहुत ही विभिन्न क्षेत्रों में इसका एक तरीके से योगदान रहेगा। तो इन सारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा इस जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रारंभ होने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर असम? करेक्ट आंसर इज डी, असम राज्य में स्थित है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। देखिए लगातार आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट ही स्पेशली पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में। तो देखिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है, और इसको पहले राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में अब इसका नाम बदल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगर हम इसकी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें कि असम में कहाँ स्थित है, तो असम का जो जिला है दरांग और सोनितपुर जिला है। उन जिलों में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही है, उस ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर ये ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। और इस ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को वन अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था किस वर्ष? 1985 में किया गया था, और इसको राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया था? 1999 में, ठीक है। तो जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1985 में वन जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, और फिर 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और वर्ष 2016 में 49वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान में जो है 53 टाइगर रिजर्व है। अभी हाल फिलहाल में नया टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया वो छत्तीसगढ़ जिले का गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व है, और 49वां टाइगर रिजर्व था ओरांग राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। भाई हम इतना ओरांग के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? कारण ये है कि जो असम की सरकार है वो संरक्षण देना चाहती है किसको भाई? घड़ियाल को। और घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो मौजूदा इस समय का जो आकार है, जो क्षेत्रफल, उसको क्या कर रही है? तिगुना कर रही है, तिगुना से भी अधिक करने पे विचार कर रही है, और इसके लिए इसने प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया है, ठीक है। तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का जो मौजूदा आकार है कितना इस समय वर्ग किलोमीटर? 78.81 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, और इसको अब तिगुना से भी अधिक विस्तारित करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया गया है किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? घड़ियालों के संरक्षण का, ठीक है। देखिए 3 घड़ियाल के जो है 3 तरह के घड़ियाल पाए जाते हैं, और ये तीनों तरह का घड़ियाल जो पाया जाता है मात्र एक राज्य में पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए। इसके पहले भी आप लोगों ने दिया था, इसका आंसर फिर से करिए, जितनी बार मैं पूछूं उतनी बार करिए, ठीक है। और ये 3 कौन कौन से हैं जो है मगरमच्छ की जो तीनों प्रजातियां हैं वो 3 कौन कौन सी हैं? उनको IUCN के जो रेड लिस्ट में है किस श्रेणी में शामिल किया गया है ये भी बताइए, ठीक है। आते हैं, और उसके पहले हम ये देख लेते हैं असम में। देखिए हाल फिलहाल में 2021 में 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, और इसी के साथ साथ असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है। तो आज जो 7 राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो देखा जाए एक आपका जो नया बना है 2021 में रायमोनो नेशनल पार्क, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और 7वां बना था जो दिहांग पथकई नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। ये जून 2021 में बना है, और इसी के साथ साथ जो है राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? असम में 7 हो गए, और पूरे भारत में 7 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ असम का जो स्थान आ जाता है तीसरा आ जाता है। तो आइए इन 7 को देख सकते हैं। पहले तो आपका रायमोनो राष्ट्रीय उद्यान है, फिर देखा जाए मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंगी गैंडे के लिए बहुत फेमस है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिर दिहांग पटकई और डिब्रू सैखोवा, ठीक है। डिब्रू सैखोवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे है, डिब्रू सैखोवा। और ये जो है एक तरीके से देखें तो ये आपका
ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये हमारे असम के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, बिल्कुल याद होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग आता है, जितने राष्ट्रीय उद्यान है जो चर्चा में बने हुए हैं सब याद करते चलिए। ठीक है, आते हैं अब हम अपने अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2022 में वर्णित होने वाली पहली नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है? कहाँ पे की गई है, किस देश में? पेरू में, कैमरून में, केन्या में, सोमालिया में? करेक्ट आंसर इज बी, कैमरून में किया गया है नई वृक्ष प्रजाति की खोज वर्ष 2022 में वर्णित। और इस वृक्ष की आप प्रजाति जो खोजी गई है, आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लंदन बोरो के जो प्रसिद्ध उद्यानों के वनस्पतिविद हैं उनके द्वारा कैमरून के ईबो जंगल में एक वृक्ष खोजी गई है और ये 2022 में वर्णित पहली नई वृक्ष प्रजाति। ठीक है, ईबो का जंगल है कैमरून में। और लंदन के रॉयल बोटेनिक गार्डन के ने हॉलीवुड स्टार के एंटी लॉगिंग अभियान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर इस नई प्रजाति का नाम रखा है, जिसका नाम क्या है? उवेरियोसिस डिकैप्रियो। ठीक है, तो ये देखा जाए, ये जो टाइटैनिक फिल्म आई थी, टाइटैनिक फिल्म के जो अभिनेता हैं उन्हीं के नाम पे इस नई वृक्ष प्रजाति का नाम रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ये जो ईबो के जंगल हैं, ईबो के जंगल, इसके संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके लिए इनको सम्मानित करने के लिए इनके जो इस नई वृक्ष प्रजाति को जो खोजा गया है उसका नाम क्या रखा गया है? उवेरियोसिस। ठीक है, उवेरियोसिस डिकैप्रियो। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इस वृक्ष का वैज्ञानिकों ने इस वृक्ष के एक मात्र ज्ञात नमूने, जो कि कितना बड़ा है देखा जाए 4 मीटर है और फीट में देखें तो 13 फीट ऊंचा है, और जिसमें केवल एक नर फूल है। ठीक है, को कहाँ से पाया था? एक फुटपाथ के बगल में इसको खोजा था। ठीक है, और ये जो बात करें इसकी की उवेरियो डिकैप्रियो को गंभीर रूप से संकटग्रस्त रूप में अंतिम रूप से सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, और ये फिल्म अभिनेता है, ठीक है, लियोनार्डो डिकैप्रियो ईबो वन के संरक्षण के लिए विशेष रूप से सेवारत हैं। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे इस नए वृक्ष का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में सबसे पहला फैक्ट्स है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे? RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किया गया है। ठीक है, 3 साल में दूसरी बार एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता, किसने जीता? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी, ठीक है, एस्ले बार्टी ने जीता है। अगला है नेक्स्ट, स्पेनिश टेनिस स्टार जिन्होंने समरसेट 1 टूर्नामेंट ट्रॉफी को जीतकर अपने करियर का 89वां खिताब जीत लिया है, उनका नाम है राफेल नडाल। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको, राफेल नडाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वर्ष 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है या फिर मनाया जाएगा? तो ये किया है वीर बाल सिंह। ठीक है, तो 26 दिसंबर को अब इस वर्ष से क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। ठीक है, किनकी श्रद्धांजलि देने के लिए? जो गुरु गोविंद जो है सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अगला है हमारा, लीजेंड लीग क्रिकेट ने महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और भागीदारिता बढ़ाने के लिए ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किससे बनाया ब्रांड एम्बेसडर? ये झूलन गोस्वामी को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीलंका के क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, उनका नाम है भानुका राजपक्षे। ठीक है, आगे देखते हैं। IHS मार्केट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा कौन? भारत बन जाएगा। देखिए 2030 तक इसकी जो GDP होगी कितने ट्रिलियन डॉलर की होगी? 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी। ठीक है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 जीता, किसने? केरल कला और शिल्प गांव ने जीता। ठीक है, रूस के इयान नेपोनियाचिस को टाई ब्रेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता और वर्तमान में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को पीछे छोड़ा, किसने? उज्बेकिस्तान के नादिरबेक अब्दुस्तरोवो। ठीक है, नादिरबेक अब्दुस्तरोवो ने जीता है। तो ये हमारे 10 MC आपके फैक्ट्स ऑफ द डे थे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिससे सबसे पहला है कि लखनऊ IPL टीम लखनऊ
लायम 11 की कप्तानी सौंपी गई किसको? KL राहुल को सौंपी गई है। प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किए गए, किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया इतियाज हसन, जो कि कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, तो प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को निःशुल्क अध्यापन कराने के लिए MOU साइन किया किसने? IBM इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी के साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया छात्र छात्राओं को निःशुल्क अध्यापन कराने के लिए। IAS IPS PCS फ्री कोचिंग के लिए अभ्युदय पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया, किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, तो ये था हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल। और आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि किसी क्षेत्र को, किसी जो है राष्ट्रीय उद्यान किसके द्वारा घोषित किया जाता है, और वर्तमान में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, तो आप इसका आंसर करिएगा। बाकी जो मैंने और भी प्रश्न पूछा उसका भी आंसर करिएगा। बाकी डेली जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करिए, आप लोग के कमेंट नहीं आते हैं और ना आप लोग के लाइक्स आते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर भी बना रहेगा और हम चीज़ें और भी इम्प्रूव के जो है और भी इम्प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि आप लोग जैसे कि आप बताएं जो समस्या है वो है समस्या, लेकिन और भी कुछ जेन्युइन समस्या बताएं। ये ऐसी नहीं जो अभी एक लोगों ने बताया, ऐसी नहीं, जेन्युइन समस्या हैं जो आप लोग की और क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आप चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मैप के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि मैप जो आप बताते हैं उसको इंडिया से कनेक्ट करके, ये सब जेन्युइन समस्याएँ होती हैं जिनको सही किया जा सकता है और एक्चुअली यही लोग डेडिकेटेड भी होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी नेगेटिविटी जो होती है वो फैलाना ही है, नेगेटिव वाइब्स होते हैं, क्योंकि इन लोग का जो ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं इनका पढ़ाई पे खास कोई उद्देश्य नहीं होता है। और जिन लोग का उद्देश्य होता है इनकी जो जेन्युइन समस्याएं, जैसे कि आप लोग को मैप किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से बताया जाए, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं, उस पर काम किया जाएगा और भी अच्छे से चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट को बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।